अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मेरी कमर में 2 दिन से चुभ पड़ी तो बड़ी मुश्किल सब हो रहा, तो कुछ लिखने को दिल नहीं कर रहा था, मगर मुझे पता है मेरे ये जो चंद एक प्यारे प्यारे फिल्म्स हैं वो एपिसोड की राह तकते होंगे। तो ज़्यादा बड़ी एपिसोड नहीं है, जबकि इरादा लॉन्ग का ही था, लेकिन ज़रूरी नहीं कि जो सोचे वो हो जाए। खैर चलते हैं बिना किसी इंतज़ार के आज की एपिसोड की जानिब। तो वीडियो को बगैर स्किप के देखा करें यार, दिल मत तोड़िएगा आज भी। पिछली वीडियो 27 मिनट की थी, मगर ज़्यादातर ने 3 मिनट देखी और मेरी CTR भी लो हो गई। दाम मोहब्बत सीजन ऑफ मेरा चंद हो तुम, किस्त नंबर 2। अहमद ने इसके बाल कानों के पीछे अड़सता इसके याकूती लबों को देखा तो दिल जैसे इन्हें छूने के लिए मचला। नैनो इसके सीने पे हाथ रखे उठने की कोशिश करने लगी, मगर उसका एक हाथ इसकी कमर को जकड़ा था तो वो अपनी कोशिश में नाकाम रही। अरे मुझे छोड़िए आप, वो तब कर बोली। मैंने कब पकड़ा तुम्हें? तुम मेरे ऊपर गिरी हो, वो मुंह बनाकर बोला। मैं आपके ऊपर नहीं गिरी बल्कि आप मुझे लेकर गिरे हैं, वो भी जवाबा नागवारी से बोली। हम डाल दो मुझ पे इल्जाम, तुम्हारा तो काम ही यही है, वो तलमला कर बोला। ये इल्जाम नहीं सच है, और सच कभी आपको हजम हवा जो अब होगा, वो तपे तपे लहजे में बोली। तुम ना अपनी हद पार मत किया करो वरना किया मिस्टर अहमद आफंदी, वो उसकी बात पे आंखों में आंखें डाले काटदार लहजे में बोली तो अहमद का दिल उन चमकती जहानत से भरपूर सियाह आंखों में डूबकर उभरा। तुम्हारे साथ बहुत बुरा करूंगा, ये बात तुम अच्छे से जानती हो, वो दांत पीस कर बोला। देखा फिर से ले आए ना प्रोफेशनल में पर्सनल लाइफ को, वो नागवारी से बोली। जैसा मुंह वैसा थप्पड़, ये बात तो सुनी होगी, वो तंजिया अंदाज में बोला। ओह रईली, वैसे इस मिसाल की यहाँ तक नहीं बनता, आपको भी पता है कि आप मुझे प्रोफेशनल लाइफ में भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, वो तनक कर बोली। ये तुम्हारी खाम ख्याली है, वो पिछली बार तो तरसा गया था तुम पे, वो मुंह बनाकर बोला। 100 फन्नी अंगूर खट्टे हैं, ये मिसाल आप पे बिल्कुल फिट होती है, वो जवाबा तड़क कर बोली। वैसे ये यूनिक तरीका है एक दूसरे के ऊपर गिरकर लड़ाई करने का। उससे पहले कि वो कोई जवाब देता कि अहमद की मुस्कुराती आवाज कानों से टकराई। अहमद ने हड़बड़ा कर उसे पहलू में गिराया और उठकर खड़ा हो गया। व्हाट द फिज मिस्टर अहमद आफंदी, ये क्या बदतमीजी थी, अगर मैं गिर जाती तो, वो बेड से उठकर खड़े होते हुए बोली। तुम रंग के कपड़े पहनो फिर नीचे जाना, सब वेट कर रहे हैं। अहमद ने इसका बात को इग्नोर करते हुए संजीदगी से कहा और सोफे पे बैठ गया। मैं यही कपड़े पहनती हूँ मिस्टर अहमद आफंदी, और कोई शादी ब्याह नहीं कि मैं ऐसे वैसे कपड़े पहनूं, वो मुंह बनाकर बोली। ये ढीला ढाला सा ट्राउज शर्ट पहनकर ससुराल वालों के सामने जाना अच्छा लगता है क्या? अजीब लड़की हो तुम, सैखो कुछ माहरूख से, वो तनक कर बोला तो इसकी बात पे नन्ही का दिल कट कर रह गया। बरसों पहले जो बात उसने कही थी वो फिर से दोहराई तो जैसे जख्म ताज़ा हो गए। क्यों माहरूख जैसी बने, उसे पसंद तुमने किया था तो तब किया ये माहरूख जैसी थी, नहीं ना तो आज उसे माहरूख जैसी क्यों बनाना चाहते हो बरू? ये जैसी है वैसी परफेक्ट है, और माहरूख अपनी जगह परफेक्ट है। दोनों के मिजाज अलग हैं, मगर देखें दोस्ती भी मिसाल है, और जब दो मुख्तलिफ ज़हन वाले अच्छे दोस्त बन सकते तो हमसफ़र क्यों नहीं? अहमद ने संजीदगी से कहा। हाँ मानता हूँ मैंने इसे पसंद किया, मगर मुझे लगा ये चेंज कर लेगी खुद को, मगर उसे मुझसे जिद है शायद, ये हमेशा मेरे मद्दे मुकाबिल आकर खड़ी हो जाती, वो तल्ख लहजे में बोला। नीचे चलते ही सब वेट कर रहे होंगे, नैनन सर पे स्कार्फ बांधती सपाट लहजे में बोलती दरवाजे की जानिब बढ़ने लगी तो अहमद ने इसका हाथ थाम कर रोक लिया।
मैंने कोई बकवास की है, तुम्हें समझ नहीं आती क्या? अहमद तलमला कर बोला। एक्सक्यूज़मी, ये मेरा घर है और आप मुझसे इस तरह बात करने का हक नहीं रखते, वो नम लहजे में बोली। अहमद ने उसके बाजू को जकड़े वार्डरोब के पास आया और इसकी अलमारी खोलकर एक लॉन्ग शर्ट वाला सूट निकाला जिसके साथ चूड़ीदार पाजामा और बड़ा सा दुपट्टा था। ये चेंज करके आओ, वो सपाट लहजे में बोला तो उसने गुस्से से इस सूट को पकड़ा और उसे शिकवा-कुन निगाहों से देखती वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। बहुत अफसोस का मकाम है बरू, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो और वो भी मेरे सामने, एटलीस्ट मेरी मौजूदगी का एहसास करते बर्दाश्त कर जाते तो उसका दिल तो ना दिखता, अहमर ने तल्ख लहजे में कहा। मैं अपने कहे हुए पर कोई शर्मिंदगी नहीं है और मेरी बात गलत नहीं है, तुम जानते हो कि मेरा शुरू ही से यही ज़हन रहा है कि औरत खुद को औरत समझे, बने सनरे, स्टाइलिश, सोबर दिखे, जब मर्द देखे तो इसकी निगाहें शर्म से झुक जाएं, जब मर्द उसे छुए तो सिमट जाए मगर ये मर्दनुमा लड़की है, हर वो काम करती जिससे मैं चिढ़ता हूँ, बीवी शौहर को रजाती है मगर इसे तो रुझाना तक नहीं आता, अहमद सपाट लहजे में बोला। अजीब इंसान हो तुम बरू, ये सोच बिल्कुल गलत है, जब किसी से प्यार होना तो फिर इसकी हर अदा भाती है, तुमने उसे जैसा पसंद किया अब तुम उसे वैसे एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे हो, ये कैसा प्यार है तुम्हारा? मुझे इससे प्यार है, ये कब और किसने कहा? अहमद इसकी बात के जवाब में बोला। वोट तुमने खुद ही उसका नाम मॉम डैड के सामने लिया था कि इससे शादी करना चाहते हैं क्योंकि वो तुम्हारी पसंद है और आज तुम मुझे कह रहे हो कि वो तुम्हारी मोहब्बत ही नहीं है, अहमद नागवारी भरे अंदाज में बोला। पसंद और मोहब्बत में बहुत फ़र्क होता है मेरे भाई, हम बहुत से लोगों को उनकी ज़हानत या किसी और खूबी की वजह से पसंद कर सकते हैं लेकिन मोहब्बत के मामले में हम मोहब्बत उसी से करते हैं जो दिल की गहराइयों में उतरे, खुद को अपने शौहर के रंग में रंग ले, अहमद ने कहा। गलत, बिल्कुल गलत, पहली बात पसंदीदगी मोहब्बत की सीढ़ी है और दूसरी बात औरत ही क्यों आपके रंग में रंगे, मर्द क्यों नहीं रंग सकता। मैं अच्छी आवाज़ के बावजूद शोबिज़ में नहीं गया मगर माहरूफ के लिए ये रास्ता चुना मैंने। मैं एक डॉक्टर बनना चाहता था लेकिन नहीं बना, इसके साथ साथ मैंने माहरूफ को चेंज करने की कोशिश नहीं की, मॉडलिंग, फैशन डिज़ाइनर इसकी अव्वलीन तरजीह रही, मैं कभी रुकावट नहीं बना। हाँ मगर इस बार बुलेट शूट था तो थोड़ा पॉजिटिव हुआ, इस पे गुस्सा भी किया क्योंकि उसका ड्रेस नुमाइश था जो मेरे लिए बाकाबिल बर्दाश्त हवा, बाकी मैंने इसे कभी उसे नहीं कहा कि ये करो, ये पहनूं, अहमर बोलता चला गया। तुम्हारी मेरी सोच काफ़ी मुख्तलिफ है तो इसलिए इस पे बात ना ही करें तो बेहतर है, अहमद इत्मीनान से बोला। कुछ देर के बाद वो शानों पे दुपट्टा फैलाए बाहर निकली तो अहमद एक पल के लिए ठिठक गया। चलो नीचे चलते हैं, सब वेट कर रहे होंगे, अहमद ने कहा और फिर बाहर की जानिब कदम बढ़ा दिए। वो मुंह फैलाए दिल ही दिल में अहमद को सलूती सुनाती अहमद के साथ इसके पीछे पीछे आई। वैसे तुम्हारा भाई कड़वा करेला क्यों बना रहता है, नैनू मुंह बनाकर बोली। एक्चुअली जब हम पैदा होने वाले थे तो जो खाना मीठा, खुश जायका होता था वो में चिपकर जाता था और कड़वा इसके हिस्से में आता था तो बस उसी लिए ऐसा है, अहमद की बात पे नैनू ने उसे घूरा। जस्ट किडिंग यार, वो हंसते हुए बोला तो वो सर झटक कर लाउंज में आई। अस्सलामु अलैकुम, उसने अंदर आकर सलाम किया। वालेकुम अस्सलामु, मेरा बच्चा, मरहा खौशदली से बोलती उसे गले लगा कर मिली। फिर वो सबके साथ गपशप लगाने के बाद किचन में आई और रज़िया के साथ मिलकर डाइनिंग हॉल में खाना लगवाकर उसने रज़िया के हाथ सबको खाने का पैगाम भेजा।
वाह वाह क्या खाना है नन्नू, कसम से पेट भर गया मगर जी नहीं भरा। अहमद समेत सब ने बारी बारी इसकी तारीफ की सिवाय अहमद के जो कि बड़ी रग़बत से खा रहा था। अहमद तुम भी तो कुछ तारीफ करो अपनी बेगम की, मरहा ने कहा। किया, ये उसने बनाया है, मुझे लगा फूफू ने बनाया है, वो अनजान बनने की एक्टिंग करता उसे जहर लगा। नहीं बेटा जी आपकी ममानी सिर्फ लहसुन प्याज अच्छा काट सकती, उनको कुकिंग में कोई लगाव नहीं, जरीब ने कहा। हम तो लहसुन प्याज बनाना तो सबसे मुश्किल काम होता, पता है कितनी देर समील नहीं जाती, 28 साल होने वाले हैं और ये लहसुन प्याज सब्जियां काटने से जान नहीं छोटी मेरी, फिर भी ये लोग कहते बस लहसुन प्याज ही बनाती। हानिया गुस्से से बोली। ओह मेरी प्यारी सी फूफू जान, ये तो लहसुन प्याज ही की वजह से टेस्टी खाना बना सकते हैं, बस एक बार इन्हीं कहिएगा कि नेक्स्ट टाइम खाने पे सारा कटाई का काम भी खुद करे, देखना 14 तबका रोशन हो जाएंगे। अहमद ने हानिया का हाथ चूमते हुए कहा। ओह मेरा बच्चा तुम ही मुझे समझते हो, हानिया ने उसे हैग करते हुए कहा। ये सही तेलियां लगाता है, तुम इसकी बात को इग्नोर करना हनी, जरीब ने कहा। हरगिज नहीं, कल ना मैं और ना ही रज़िया काट कटाई वाला काम करेंगे, आप दोनों बाप बेटी बनाना, हानिया ने कहा। ये हुई ना बात फूफू, मैं फोन में अपडेट लेता रहूंगा, बिल्कुल तरस नहीं खाना, अहमद ने कहा तो जरीब सटका कर हानिया को देखने लगा। हम्मम कोई टेंशन नहीं बाबा जानी, आप अपने होटल्स के वर्कर्स से सब कुछ कटवा कर ले आना मैं बना लूंगी, वो भी अपने बाप की चमची थी तो फौरा बोली। अरे वाह ये है मेरी बेटी, एम प्राउड ऑफ यू, जरीब ने तफाखर भरे अंदाज में कहा तो उसने अहमद की जानिब देखा तो इसकी तारीफ पे हमेशा की तरह इसे बुरी लगी थी। वैसे ये बेटियां हमेशा बाप की साइड क्यों लेती हैं? हानिया ने मुंह बनाकर कहा। ये आपसे किसने कहा कि बाप की ही साइड लेती हैं? दोनों के मसलों का हल ढूंढती है ये बेटियां, बस माम थोड़ी सख्त होती हैं मगर बाबा नरम मिजाज, बस उसी लिए अटैच होती उनसे। मगर आप मेरी वर्ल्ड की बीस्ट माम ही नहीं जादूगर माम हो, वो उसे पीछे से हैग करते हुए बोली तो हानिया हल्का सा मुस्कुरा दी। अहमद बेटे इतनी मेहनत की है आपकी बेगम ने तो कुछ इनाम होना चाहिए, जल्दी से बटवा खाली करें, फारिस ने कहा। अरे डैड मैं उसे इससे बड़ा इनाम दूंगा अकेले में, सो डोंट वरी, अहमद ने उसे काटदार निगाहों से देखते हुए कहा। अहमम अहमम क्या बात है, सब खनखारते हुए बोले तो वो तंजिया मुस्कुराहट से उसे देखने लगा। अच्छा भाई मुझे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है, मरहा ने कुछ देर के बाद कहा तो सब इसके तरफ मुतवज्जह हो गए। एक्चुअली अब तो अहमद का प्रमोशन हो गया और बाकी सब भी अपनी अपनी लाइफ की अचीवमेंट्स हासिल कर चुके हैं तो अब प्रोफेशनल से पर्सनल लाइफ में भी आ जाएं। मैं चाह रही कि नेक्स्ट मंथ अहमद की दुल्हन ले जाऊं तो क्या ख्याल है? मरहा ने कहा तो उसने घबरा कर अहमद को देखा जो कि खाना रोक के बेचैनी से मरहा को देख। बिल्कुल सही सोचा तुमने, मैं खुद यही बात करने वाली थी, हानिया ने कहा। माम प्लीज अभी कैसे हो सकती शादी, जैद के बिना शादी नहीं करूंगी मैं, वो जल्दी से बोली। जैद आ जाएगा जब शादी की डेट फिक्स हो जाएगी, अब की बार कोई बहाना नहीं चलेगा, हानिया ने हतमी अंदाज में कहा तो उसने बेख्तियार अहमद को देखा जिसके चेहरे पे पथरीले तासुरात इसके अंदर के गुस्सा को जाहिर कर रहे थे। वो ना चाहते हुए भी मजीद बहस ना कर सकी और फिर लाउंज में सब चाय पीने बैठे तो अहमद वहां से लॉन में जा चुका था। मरहा के कहने पे वो मन भर कदमों के साथ इसके चाय का मग उठाए बाहर आई तो वो फोन पे किसी से उलझ रहा था। मैं तुमसे बाद में बात करूंगा महक, वो उसे देखते हुए बोला। आपकी चाय, वो आहिस्ता से बोली।
तुमने फौरा इनकार क्यों नहीं किया? तुम अच्छे से जानती हो कि मैं तुम्हें नहीं चाहता। अब महक मेरी सोच के ऐन मुताबिक है तो मैं उसी से शादी करूंगा, वो तड़क कर बोला। तो ये बात जाकर अपने पेरेंट्स को बताइए कि आपको अब कोई और पसंद आ गई है तो मुझे डाइवोर्स देना चाहते हैं। आपको अगर ये लगता कि मैं इनकार करूंगी तो ये आपकी भूल है। मैं तो आज भी वहीं पे खड़ी हूँ जहाँ बरसों पहले थे। रास्ता, सोच और पसंद आपकी बदली है तो आप ये बात खुद ही करेंगे, वो इत्मीनान से बोली। क्यों खुद को बर्बाद करना चाहती हो? मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता, वो उसका बाजू दबोचे गारा कर बोला। बर्बाद तो मैं दोनों सूरतों में ही होंगी मिस्टर आफंदी, लेकिन मैं इनकार करके अपने माँ, बाप और बाकी सबके अरमानों का खून क्यों करूंगी? वो सर्द व सपाट लहजे में बोली। तुम बहुत पछताओगी क्योंकि मैं महक ही से शादी करूंगा, वो दंत कुचकिचा कर बोला। जिससे करनी जाकर अपने पेरेंट्स से कहे, मैं तो किसी के चेहरों की उदासी का सबब नहीं बनूंगी, वो हनूस सपाट लहजे में बोलती वापस पलट आई। सबके बीच वो बड़ी नॉर्मल रही मगर सबके जाने के बाद वो कमरे में आई और वॉशरूम में जाते ही जैसे आंखों में सैलाब सा उतर आया और दिल से जैसे टैसें उठने लगी। जहन आज से 4 साल पहले में उलझता चला गया। 4 साल पहले। हाय अहमद, कैसे हैं आप? वो पार्क एक्सरसाइज करते अहमद के पास आकर फूली सांसों के साथ बोली। ठीक ठाक, तुम सुनाओ? वो इसके साथ बेंच पर बैठते हुए बोला। मैं बिल्कुल ठीक, और क्या चल रहा है आजकल? उसने जल्दी से पूछा। बस सीआईडी में एज आ सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस इंटर हो चुका हूँ और जल्द ही एयर कंडीशनिंग पे भी बिन ही जाऊंगा, वो मुस्कुरा कर बोला। सच में ये आपकी बहुत मेहनत थी जिसकी वजह से आपने जाते ही सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस का ओहदा संभाला है। फारिस मामू तो बहुत ही एक्साइटेड होंगे क्योंकि इन्होंने जो आपके मुताल्लिक ख्वाब देखा था उनका वो ख्वाब पूरा हुआ, मुस्कुराते लहजे में बोली तो वो भी हल्का सा मुस्कुरा दिया। सोएम बैचलर ऑफ आर्ट्स कंप्लीट हो रहा है तो इंटर्नशिप कहाँ करने का इरादा है? अहमद ने एनर्जी ड्रिंक मुंह को लगाते हुए पूछा। अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकती क्योंकि अभी 6-7 महीने हैं तो उसके बाद सोचूंगी क्योंकि आपको पता है ना कि मैं पहले से कुछ प्लान नहीं करती, वो लापरवाही भरे अंदाज में बोली। जी हाँ, अच्छे से पता है, और रन टाइम पे कहीं और दिमाग फेरा तो वहाँ चली जाओगे ये भी मुझे पता है, अहमद ने कहा तो वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। बहुत अच्छी लगती हो, हंसती हुई, वो इसके हाथ को थामते गंभीर लहजे में बोला तो वो फिर से खिलखिलाकर हंसी। आप मुझसे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं? नो नेवर, मैं तो तुमसे शादी करने का सोच रहा हूँ, वो इसकी आंखों में आंखें डालकर बोला तो नन्हे का दिल दिक से रह गया। मैं चलती हूँ अब, मम्मा मेरा वेट कर रही होंगी, मुझे उनके साथ किचन में काम करवाना है वरना वो अकेली पागल हो जाएंगी। बाय बाय, वो कहती हुई वहां से बाहर आई और अपने दिल में हाथ रखे हल्का सा मुस्कुरा दी। फिर घर पहुंचकर उसने नाश्ता बनाया और कॉलेज के लिए निकल गई और फिर कॉलेज से ज़रियब के होटल पहुंची और वहां एक नई डिश ट्राई करने के बाद वो शाम को घर पहुंची तो आफंदी विला से सब आए बैठे थे। हाय पीपी, कैसी हैं आप? वो बारी बारी फजा और मरहा से मिलते हुए बोली। फिर रात के खाने के बाद मरहा ने इसका हाथ अहमद के लिए मांगा तो ज़रीब ने सोचने के लिए वक्त मांग लिया और साथ ही अहमद के लिए माहरूफ को आलियन से मांग लिया तो आलियन ने फौरा हम बोल दिया। रात को वो चेंज करके बैठी अपनी असाइनमेंट कंप्लीट कर रही थी कि ज़रीब और हानिया इसके रूम में आए। अरे आप दोनों मेरे कमरे में, अगर कोई बात करनी थी तो मुझे बुला लिया होता, वो जल्दी से बोली।
ہائے ہائے میں صدقہ جاؤں اپنی بیٹی کی معصومیت پر، ایسے بول رہی کہ جیسے پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کون سی بات کرنے آئے ہیں۔ تو اور کیا مشرقی لڑکی ہوں، منہ پھاڑ کر یہ کہہ دوں کہ مجھے احمد آفندی پسند ہے، وہ جلدی سے بولی تو ضریب اور ہانیہ بے اختیار ہنس پڑے۔ ویسے مشرقی لڑکیاں ایسے بات بالکل نہیں کرتی، پتہ ہے تمہاری مام کتنا شرماتی تھی جب میں ذرا سی معنی خیر بات کرتا تھا تو اس کے رخسار سرخ قندھاری انار جیسے سرخ ہو جاتے تھے۔ ضریب نے محبت پاش نگاہوں سے ہانیہ کو دیکھتے ہوئے کہا تو ہانیہ جھنپک کر رخ پھیر گئی۔ ابھی بھی ایسا ہی ہو رہا ہے، دیکھو ذرا، وہ شرارتی انداز میں بولی تو ضریب قہقہا لگا کر ہنس پڑا۔ اچھا فضول باتیں بند کرو اور مجھے یہ بتاؤ کہ میں مرحا کو کل ہم بول دوں، ہانیہ نے کہا۔ یہ میں کیسے کہہ سکتی ہوں، جو فیصلہ کرنا ہے آپ نے کرنا ہے، مجھے آپ کا ہر فیصلہ منظور ہے، وہ جلدی سے بول۔ ٹھیک ہے پھر ہم نہ ہی بول دیتے ہیں، کیا خیال ہے ہنی؟ مجھے تو وہ بالکل بھی تمہارے لیے نہیں ٹھیک لگا کیونکہ بہت زیادہ مغرور قسم کا آدمی ہے، ضریب خان نے جلدی سے کہا۔ ارے کیا بات کر رہے ہیں، تھوڑا سنجیدہ ہے وہ اور لڑکیوں سے دور دور رہتا ہے، اسی وجہ سے تو مجھے پسند ہے، وہ ضریب کی بات پہ جلدی سے بولی تو وہ دونوں قہقہا لگا کر ہنس پڑے۔ اوو تو آپ میری ٹانگ کھینچ رہے تھے، وہ منہ پھلا کر بولی۔ نہیں میں ٹانگ نہیں کھینچ رہا تھا، یہ بات تو حقیقت ہے، مجھے تو وہ مغرور ہی لگتا ہے، تمہیں جو اس کی سنجیدگی لگ رہی ہے وہ اس کا غرور ہے، میں نے اسی لیے سوچنے کا وقت لیا، تم ایک بار سوچ لو کیونکہ بعد میں معاملات بہت الجھ جاتے ہیں، ضریب نے کہا تو اس نے بے اختیار ہانیہ کو دیکھا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں تمہارے بابا، پتہ ہے کبھی کبھی اس کا اندر مجھے تمہارے نانا جیسا لگتا لیکن پھر میں ساری سوچیں جھٹک دیتی، ہانیہ نے بھی سنجیدگی سے کہا۔ کوئی بات نہیں، آپ کی شرمی اس مغرور شہزادے کو چاروں شانے چت کر دے گی، دیکھے گا فیوچر کا ایئر کنڈیشننگ بھی اپنی بیوی کا عاشق ہوگا، وہ آنکھیں میچ کر بولی تو وہ دونوں گہرا سانس بھر کر رہ گئے۔ تھوڑی سی شرم پیدا کر لو اپنے اندر، لڑکیوں منہ پھاڑ کر اظہار محبت نہیں کرتی، ہانیہ نے کہا۔ لو یہ کیسی لوجک ہے، آپ نے بھی تو خود بابا سے اظہار محبت کیا تھا نا، تو دیکھے میرے بابا کتنی محبت کرتے ہیں آپ سے، تو میں نے بھی سوچ لیا کہ میں تو گھٹنوں کے بل بیٹھ کر پرپوز کروں گی، وہ جلدی سے بولی۔ کوئی محبت وحبت نہیں کرتے یہ مجھ سے بس محبت کرواتے ہیں، ہانیہ نے کہا۔ اچھا جی، اگر محبت نہیں تھی تو تمہارے لیے ایویں میں شیف بن گیا، آج جو ہوں تمہاری خاطر اور تمہاری وجہ سے ہوں، ضریب نے کہا تو ہانیہ دھیما سا مسکرا دی۔ ویسے میں نے ایک اور چیز سوچی کہ میں بھی CID جوائن کروں گی۔ نو ایسا نہیں کرو گی تم، نہیں کرو گی نا، ہانیہ نے جلدی سے کہا۔ کروں گی کیونکہ مجھے اپنے شوہر کے آس پاس رہنا ہے، وہ آنکھیں میچ کر بولی تو ضریب مسکرا دیا اور ہانیہ سر تھام کر بیٹھ گئی۔ چلو اب تم آرام کرو، میں صبح مرحا کو کہتی ہوں کہ نکاح کی تیاری کریں، ہانیہ نے کہا اور پھر اٹھ کر ضریب کے ساتھ باہر نکل گئی۔ اور بیڈ پہ لیٹی آنکھیں موند کر احمد کے متعلق سوچنے لگی۔ آفندی والا برقی قمقموں سے سجا تھا اور لان میں دونوں جوڑیوں کو ایک دوسرے کے سامنے بیٹھا کر ایجاب و قبول کروایا گیا۔ ماہ رخ تو طبیعت خراب ہونے کی وجہ نکاح کے فوری بعد اپنے روم میں چلی گئی اور وہ سوئمنگ پول ایریا میں آ گئی جہاں احمد فون پہ کوئی کیس ڈسکس کر رہا تھا۔ پیاری لگ رہی ہو، احمد نے اس کی ٹھوڑی سے تھامتے ہوئے کہا۔ سرپرائز ہے آپ کے لیے، ذرا آنکھیں بند کریں، وہ بولی تو احمد نے آنکھیں بند کر لی۔ اب کھولیں، اس نے کہتے ہوئے موبائل سکرین کا رخ اس کی طرف کیا۔ اس نے موبائل ہاتھ میں پکڑے اسے دیکھا۔
ये क्या पागलपन है नन्हू, वो धाड़ा तो नन्हू का दिल जैसे एक पल के लिए सकड़ा। मैंने CID जवाइन। मुझे दिख रहा है ये सब, मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये पागलपन किया क्यों, तुम्हारे अंदर अक्ल नहीं है क्या, या फिर तुम्हें मेरे मुकाबिल आकर खड़ा होना अच्छा लगता है। बचपन से यही हरकतें हैं, एक क्लास पीछे थे मगर जिद करके मेरी क्लास में एडमिशन लिया। मैं जो हमेशा फर्स्ट आता रहा तुम्हारी वजह से सेकंड आने लगा। मैंने सोचा कि मैं बनूंगा तो तुमने मुझसे पहले मेडिकल एंट्री टेस्ट का प्रोग्राम बना लिया, तो मैंने बैचलर ऑफ साइंस में एडमिशन ले लिया, तो तुमने मेडिकल से इधर आना चाहा मगर फूफू की वजह से रुक गई, और आज फिर जब मैंने अपने लिए एक रास्ता चुना तो तुम अब मेरे उसी रास्ते में आ गई। तुम्हारा मकसद सिर्फ मुझे जिद करना है, मुझे नेचर दिखाना और ये बताना है कि तुम हमेशा मुझसे आगे रहती हो और तुम मुझसे ज्यादा ज़हीन हो। अहमद इस बात काटते हुए इसके कंधों से जकरे धारा जारी है।